हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पेडालॉजी पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम पेडालॉजी पार्ट 3 में शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जानने से पहले हम जानते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा क्या होती है। शिक्षा शिक्षा शिक्ष और अ से मिलकर बना है। शिक्षा का अर्थ होता है सीखने सिखाने की क्रिया। सीधे शब्दों में बात करें तो शिक्षा परिमार्जन प्रकाशित करने वाली क्रिया है, यानी एक व्यक्ति को या मानव को उसके गुण विकसित करने की प्रक्रिया जो होती है उसे शिक्षा कहते हैं। यानी एक मनुष्य को अपना संपूर्ण विकास करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो मार्गदर्शन चाहिए, वो सब कहाँ से मिलता है उसे? शिक्षा से। और जब मानव शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो वह समाज में रहने योग्य बन जाता है, यानी उसमें वो सभी गुण आ जाते हैं जिसकी उसे ज़रूरत है। शिक्षा का एक दूसरा रूप होता है, इसी को अंग्रेजी में एजुकेशन भी कहा जाता है। जो एजुकेशन शब्द है यह लैटिन भाषा के एडुकेटम और एडुसियर या एडुकेयर भी जिसे हम बोलते हैं, इन दो शब्दों से बना है। जो एडुकेटम होता है इसका अर्थ होता है अंदर से विकसित, यानी बच्चे के अंदर जो एक्टिविटी कराई जाती है तो वो खुद से सीखने की कोशिश करता है, यानी जो भी उसका विकास होता है वो अंदर से होता है। दूसरा शब्द है एजुकेयर या एडुसेयर। इसका अर्थ होता है बाहर निकालना, आगे बढ़ाना या विकसित करना। अगर दोनों शब्दों को ही देखा जाए तो दोनों शब्दों का अर्थ एक ही निकलता है, अंदर से विकसित, यानी बच्चा जो क्रिया करेगा वो खुद से ही करेगा। बात करते हैं एजुकेशन शब्द का अभिप्राय क्या है। वैसे तो कहने के लिए जो एजुकेशन शब्द है ये बहुत छोटा सा शब्द है और देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा अर्थ है। अब इसके जो अर्थ हैं वो किन रूपों में वो उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। यदि प्रचलित अर्थ की बातें करें तो जो एजुकेशन है, एजुकेशन का अर्थ होता है सीखने सिखाने की क्रिया। सीधी सी भाषा यानी प्रचलित भाषा यानी जो चलती आ रही है उसमें सीखने सिखाने की क्रिया ही क्या है? एजुकेशन यानी शिक्षा है। अब अगर इसका किताबी भाषा में अर्थ देखें यानी वास्तविक अर्थों में देखें तो ये बालक के व्यवहार को प्रकाशित करने वाली या परिमार्जन करने वाली शिक्षा है। शिक्षा यानी जो बालक है, बालक चीज़ों को किस प्रकार से सीखता है, किस प्रकार से ग्रहण करता है, यानी किन चीज़ों का किस तरीके से अर्जित करता है, इसके बारे में शिक्षा वास्तविक अर्थों में दर्शाती है। व्यापक अर्थ, व्यापक का मतलब होता है पूरे में फैला हुआ, पूरे संसार में फैला हुआ। यानी व्यापक रूप में अगर इसकी शिक्षा की बात करें तो इसका अर्थ होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अनुभवों से परिमार्जन आता है। यानी जो व्यक्ति है अपने जीवन में लगातार सीखता चलता है, सीखता चलता है, सीखता चलता है, और ये सीखना तब तक चलता है जब तक उस मनुष्य का या मानव का जीवन समाप्त ना हो जाए। यानी व्यापक अर्थों में देखा जाए तो यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। जैसे उदाहरण लेते हैं, कोई व्यक्ति है नया काम करने जाता है तो सबसे पहले उस नए काम को जांचता है, परखता है, उसके बाद में उसमें निपुण हो जाता है। अब जो शिक्षा है इसको संकुचित अर्थ में यदि देखा जाए तो किसी विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ना। सिर्फ अगर छोटे से स्तर में संकुचित एक ही जगह इकट्ठा हुआ देखा जाए तो इसका अर्थ किससे होता है? विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ना। यानी जो हम एजुकेशन, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, किताबी ज्ञान जो लेते हैं, वो शिक्षा सिर्फ उस विद्यालय तक, उस महाविद्यालय तक ही रह जाती है। यानी जो हमने पढ़ा है वो वहीं तक ही सीमित के समय के लिए सीमित रह जाता है। जैसे पहले नर्सरी पढ़ी, एलकेजी पढ़ी, यूकेजी पढ़ी, यानी क्लास बाई क्लास हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी पुरानी शिक्षा है वो वहीं रह जाती है। अब बात करते हैं शिक्षा की परिभाषा। मतलब कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने शिक्षा के बारे में अपने अपने मत दिए कि शिक्षा ऐसी है, शिक्षा ऐसी है। तो पहले वैज्ञानिक आते हैं अरस्तु। अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना होता है। क्या कहते हैं अरस्तु? अरस्तु का कहना है कि शिक्षा का कार्य सिर्फ इतना है कि वो हमारे जो स्वस्थ
शरीर है स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यानी जो हमें शिक्षा मिलेगी, एक्टिविटी जो हम करेंगे, उससे नई चीज़ें सीखेंगे, नई चीज़ सीखेंगे तो मस्तिष्क जो हमारा ज्ञान भंडार है वो बढ़ेगा। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन लाती है। यानी जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो सारी क्रिया होती है, एक्टिविटी होती है, हाथ पैर चलाते, जैसे कोई किसी बच्चे को स्विमिंग सिखाते हैं तो सबसे पहले उसको हाथ पैर चलाना बताया जाता है किस तरीके से क्रिया करनी है, कैसे तैरना है, सारी चीज़ें उसे सिखाई जाती हैं। इसके शिक्षा के विचार में गांधी जी का भी मत था कि वो कहते थे कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य का शरीर, आत्मा, मस्तिष्क के सर्वांगीण विकास से। यानी यहाँ पर भी जो प्लेटो ने बताया है वही गांधी जी ने बताया कि जो शिक्षा है व्यक्ति का पूरी तरीके से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, यानी उसका पूरा संपूर्ण विकास करती है। इसमें अगले वैज्ञानिक थे पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी का कहना है कि शिक्षा बालक की आंतरिक योग्यताएं और स्वाभाविक एवं समरस प्रगतिशील विकास करती है। यानी शिक्षा कैसा, जो मनुष्य है, व्यक्ति है, बालक है, उसका आंतरिक विकास, आंतरिक योग्यताएं जो अंदर छुपी होती हैं उसका वो विकास करती है। फ्रॉवेल कहते हैं कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। फ्रॉवेल का भी कहना यही है कि जो मनुष्य या जो बालक है उसके अंदर जो अंदर शक्तियाँ निहित है जिनको वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो शिक्षा क्या करती है, शिक्षा इन योग्यताओं को बाहर निकालने का काम करती है। जॉन लॉक, इसके बाद आते हैं वैज्ञानिक जॉन लॉक। जॉन लॉक का कहना है कि जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार से बालक के लिए शिक्षा होती है। यानी जो कृषि है, फसल है, फसल के लिए हमें सारी चीज़ें आनी चाहिए, जो व्यवस्था होती है खेती बाड़ी के लिए सारी व्यवस्थाएं पहले से ही आनी चाहिए। अगर वो व्यवस्थाएं अच्छी हैं तो फसल अच्छी होगी। उसी तरीके से एक बालक के लिए शिक्षा होती है, यानी बालक को सारी चीज़ों का ज्ञान है तो वो एक अच्छा मानव या अच्छा नागरिक बनता है। इसके बारे में, शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद का विचार भी था। वो कहते हैं कि शिक्षा बालक की पूर्ण निहित पूर्णताओं को अभिव्यक्त करती है। यानी पूर्ण निहित मतलब जो उसकी अभिव्यक्तताएं, मतलब जो कहना चाहता है, जो भी बातें करना चाहता है, जो सीखता है, उन सभी को वो व्यक्त करने की क्रिया जो होती है वही शिक्षा है। अब हम आगे बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा, शिक्षा क्या होती है? शिक्षा व्यवहार में परिमार्जन लाने की क्रिया है। और पहले हम पढ़ चुके हैं मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन। जब शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जोड़ा गया तो एक नया शब्द सामने निकल कर आया, शिक्षा मनोविज्ञान। जो शिक्षा मनोविज्ञान था इसका अर्थ भी वही था, दोनों को मिलाकर जो क्रियाएं होंगी, यानी जो व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसी को शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। यानी कोई बालक है, उसका जो व्यवहार है, व्यवहार में क्या कमी है, तो उसकी जो कमी है उसको पूरा करना, उसके व्यवहार में परिमार्जन लाना है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका इतिहास रहा है, सर्वप्रथम जो एक व्यक्ति थे क्वालसेनिक ने कहा है कि ईसा से 5वीं सदी पूर्व जो यूनानी दार्शनिक थे उन दार्शनिकों से ही शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ है। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका आरंभ करने वाले कौन है? यूनानी दार्शनिक। लेकिन एक वैज्ञानिक और हैं, B.F. स्किनर। B.F. स्किनर का कहना है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने किया, या प्लेटो के शिष्य अरस्तु से होता है। इस तरीके से जो अरस्तु थे उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति को, यानी जो शिक्षा उन्होंने दी, शिक्षा के बारे में उन्होंने जो बताया है उसमें उन्होंने अपने निम्न बातें कही, निम्न तर्क दिए। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा दी जाए, बालकों को जो शिक्षा दी जाए वो अलग अलग हो, यानी सभी स्तर के बच्चों के लिए अलग अलग शिक्षा दी जाए। छोटे बच्चों को नैतिक, फिर आध्यात्मिक, फिर व्यवसाय। जो पढ़ाने का तरीका हो, जो विधियाँ हो वो अलग अलग हो। कमज़ोर बालक है उसके लिए अलग, कोई शीघ्रता से सीख रहा है उसके लिए अलग,
और जो शिक्षा हो वो स्वतंत्र और मुक्त हो, यानी जो बालक है उन पर कोई बोझ या जोर जबरदस्ती ना की जाए, उन्हें स्वतंत्र मन से स्वतंत्र रूप से सीखने दिया जाए। इसके बाद आते हैं रूसो। जो रूसो थे ये प्रकृतिवादी विचारधारा को महत्व देते थे, यानी रूसो का सीधा सा कहना था कि जो सीखना है वो प्रकृति और मानव दोनों के बीच में एक अंतःक्रिया है। मानव प्रकृति के बीचों बीच स्वतंत्र रूप में रहकर अपनी योग्यताओं को अर्जित करता है, यानी मानव जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रहकर सीखता है और अपनी योग्यताएं अर्जित करता है। जो रूसो थे यह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे। इन्हें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय दिया जाता है। रूसो ने एक पुस्तक लिखी एमाइल में इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कई बातें बताई। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलनों का सूत्रपात भी इसी पुस्तक में किया है, इसलिए इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलनों का सूत्रपात भी कहा जाता है। इनके बाद आते हैं जॉन डेवी, जो अमेरिका के थे। इन्होंने शैक्षिक व्यवहार के बारे में बताया है, यानी जो बालक होता है वो शिक्षा जब बालक को दी जाती है तो वो किस प्रकार से उस शिक्षा को लेकर व्यवहार करता है, उसके बारे में उन्होंने बताया। जॉन डेवी ने अमेरिका में 1890 में एक प्रयोगशाला स्थापित की। यह जो प्रयोगशाला थी शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला थी। इससे पहले हम एक प्रयोगशाला और पढ़ चुके हैं, वो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला है जो 1879 में स्थापित की गई थी और वो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला थी। इसके बाद आते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नियम दिए हैं जिन्हें हम सीखने के नियम भी कहते हैं। जो थॉर्नडाइक थे यह प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने शिक्षा के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए हैं। जो थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम 1920 में अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की, यानी जो सर्वप्रथम 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत करने का जो प्रयास किया था थॉर्नडाइक ने किया था। यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे जॉन डेवी। इन्होंने अमेरिका में शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की शुरुआत की, यानी जो इन्होंने प्रयास किए इसके बाद ही इन्होंने वहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की शुरुआत की थी। जो हमारा भारत देश है, भारत देश में शिक्षण प्रशिक्षण कार्य 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, यानी हमारे भारत में शिक्षण प्रशिक्षण कार्य कब से प्रारंभ हुआ था? 1920 से। आगे बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है? जब एक बालक है, बालक के विकास है, विकास के लिए बहुत सी विषय वस्तु की आवश्यकता होगी, तो ये विषय वस्तु की जो आवश्यकताएं होती हैं, यानी जो विषय वस्तु होती हैं, वही क्या हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं इनके बारे में जानते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बाल विकास, अधिगम, अधिप्रेरणा, व्यक्तित्व, बुद्धि, व्यक्तिगत विशेषताएं, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, मापन, मूल्यांकन आदि को शामिल किया गया है। यानी इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी मौखिक में ले लेते हैं। यानी ये सारी चीज़ें क्या हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। अब हम बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, कैसे कार्य करती है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य एक ऐसी त्रिमुखी प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षण के स्रोत मानवीय एवं भौतिक से मतलब जो प्रैक्टिकली लिए जा सकते हो, विद्यार्थी और विद्यार्थियों के व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए आवश्यक क्रियाओं के प्रारूप का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें जो बालक होता है उनका भौतिक रूप से जो मानवीय गुण होते हैं उन सब की जानकारी इसमें ली जाती है। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है ये 2 प्रकार से काम करती है, एक औपचारिक, दूसरी अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है? औपचारिक का अर्थ ये होता है जिसमें विद्यालय हो, यानी एक विद्यालय में है तो विद्यालय में शिक्षक हुआ और शिक्षक के अनुसार ही उस
जगह की, उस विद्यालय की सारी क्रियाएं चलेंगी। तो जब एक बालक विद्यालय में पढ़ता है तो शिक्षक के अनुशासन में रहकर काम करता है। उसे एक निश्चित समय में एक निश्चित कार्य पूरा करना पड़ता है। उसके लिए जो निश्चित विधियां होती हैं, एक निश्चित स्थान होता है, उसके अनुसार उसको कार्य करना होता है। यानी जो इस विद्यालय वहाँ पर जो बालक है, बालक के लिए पहले से ही पूरी क्रियाएं, जो योजना बनाई जाती है, उसको क्रियान्वित किया जाता है। लेकिन इसके विपरीत अनौपचारिक अधिगम प्रक्रिया जो होती है, इसमें जो बच्चा होता है परिवार में रहकर अपने माता पिताओं के साथ रहकर ही क्रियाएं करता है, वहीं से ही सीखता है। यानी जो घर में सीखेगा उसमें क्या अनुशासन की कमी होगी, समय, विधियाँ, स्थान, पूर्व नियोजित शिक्षण, ये कुछ भी वहाँ पर नहीं होगा, जिससे बच्चा अनौपचारिक शिक्षण वहाँ से ग्रहण करता है। शिक्षण की जो विधियाँ होती है, इसे द्विध्रुवीय प्रक्रिया और शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, शिक्षण की द्विध्रुवीय प्रक्रिया में सिर्फ शिक्षक और विद्यार्थी आपस में क्रियाएं करके अपना शिक्षण कार्य पूरा करते हैं। लेकिन जो शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसमें शिक्षक, विद्यार्थी और इनके बीच में जो सामंजस्य स्थापित करने वाला है पाठ्यक्रम, यह सम्मिलित होता है, जिससे एक शिक्षक अपने कार्य को और सजगता से क्रमानुसार पूरा करता है। इस शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का सर्वाधिक योगदान देने वाले व्यक्ति जॉन डेवी थे। इन्होंने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब बात करते हैं शिक्षण विशेषताएं के बारे में। शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए, किस क्या विशेषताएं होनी चाहिए शिक्षण की। तो विद्यार्थी के व्यवहार में एक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। यानी शिक्षण क्या है, जो बच्चा है, बच्चा के व्यवहार जो है, यानी पहले बच्चा कैसा था, उद्दंड था, या जो भी गलत क्रियाएं, गलत अवगुण ग्रहण किए हुए थे, तो जो शिक्षा होती है, शिक्षण कार्य जो होता है, शिक्षण कार्य के दौरान उसे सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। किस तरह से बैठना है, किस तरीके से उठना है, किस तरीके से सामने वाले व्यक्ति से, बच्चों से व्यवहार करना है, सारी चीज़ें उस बच्चे को सिखाई जाती है, विद्यार्थी को सिखाई जाती हैं। शिक्षक उद्देश्यपूर्ण एवं जो शिक्षण होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है और नियोजित होता है। यानी पहले से एक योजना बनी होती है और एक उद्देश्य के साथ में उसे पूरा करना होता है। शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में उत्पन्न समस्याओं का निदान करके उपचार किया जाता है। यानी जो शिक्षण है, जो शिक्षक होता है, वो शिक्षक बच्चे की समस्याओं का पता करते हैं। यदि इस बच्चे को कोई काम दिया है, नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है। उसके बाद में उसकी जो समस्या है उसका निदान किया जाता है। अब निदान और उपचार दोनों अलग अलग हैं, शब्द इनको समझते हैं। निदान का अर्थ होता है कर्म का पता लगाना और उपचार का अर्थ होता है कर्म को दूर करना। कर्म से अर्थ है मतलब जो बच्चे की समस्याएं, जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को पता लगाना। उपचार के अनुसार फिर उसकी जो कमजोरियां, उसके लिए किस तरीके से ठीक करना है, उसका उपचार करना। जैसे एक डॉक्टर के पास जाता है, हम डॉक्टर को बताते हैं ऐसा जो बीमारी है उसके बारे में बताते हैं, बीमारी हमें दवाई, डॉक्टर हमें दवाई देता है और हम ठीक हो जाते हैं। यानी जो हमारी कमजोरी होती है, डॉक्टर उसका पता लगाकर उस बीमारी को दूर करता है। उसी तरीके से निदान करके बच्चे की हम कमजोरी का पता लगाते हैं और उपचार करके उसे दूर करते हैं। शिक्षण जैसे हमने पढ़ा भी, शिक्षण दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। शिक्षण का मापन किया जा सकता है, यानी बच्चा कितना सीख रहा है इसका हम अनुमान, जो मापन पद्धति है उससे हम उसकी जो जितना सीखा है उसका पता लगा सकते हैं। शिक्षण एवं अधिगम दोनों साथ साथ में चलने वाली प्रक्रियाएं, यानी जो हम सिखा रहे हैं और बच्चा सीख रहा है, एक दूसरे के साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं। सिखाएंगे जभी तो बच्चा सीखेगा। शिक्षण द्वारा पूर्ण कौशलों का विकास किया जाता है। यानी जब हम बच्चे को सिखाते हैं, किसी चीज़ का शिक्षण कराते हैं, सिखाते हैं, तो वो उन क्रियाओं को सीखता है, नई नई क्रियाओं को सीखता है। शिक्षण जो है, शिक्षण के कई चर हैं। चर मतलब घटक, यानी जो चर होते हैं मतलब इनको प्रभावित करने वाले, विषय वस्तु को प्रभावित करने वाले या होने वाली जो घटक होने वाले घटक चर कहलाते हैं।
ये चर 3 प्रकार के होते हैं। मतलब चर क्या होता है, अब समझते हैं। पहला स्वतंत्र चर यानी शिक्षक। शिक्षक जो होता है अपने शिक्षण कार्य को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होता है। उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाती है कि बच्चे को किस तरीके से कहना है, क्या करना है, किस तरीके से क्रिया विधि करनी है जिससे बच्चा अच्छे से सीखे। दूसरा आश्रित चर। आश्रित चर मतलब विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या है, शिक्षक पर आश्रित होता है। जो शिक्षक सिखाएगा वही हम सीखेंगे, तो बच्चा शिक्षक पर आश्रित होता है। तीसरा होता है मध्यस्थ चर, इसे बोलते हैं हम पाठ्यक्रम। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बीच में एक क्रिया कार्य करती है पाठ्यक्रम, यानी जिस क्लास में बच्चा है उसके अकॉर्डिंग उसकी एक रूपरेखा होती है, उसे कितना सीखना है वो बौद्धिक स्तर के अनुसार। तो इसमें जो मध्यस्थ चर है इसमें पाठ्यक्रम शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का कार्य करता है। यानी शिक्षा का महत्व, बात करते हैं शिक्षा का महत्व क्या होता है। तो शिक्षा का महत्व उद्देश्य के आधार पर शिक्षण और शिक्षण के आधार पर मूल्यांकन करना है। यानी सबसे पहले हमें शिक्षा का जो महत्व ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। जब हमें शिक्षा का उद्देश्य पता चलेगा तो हम शिक्षण कार्य शुरू करेंगे, यानी सीखने की क्रिया शुरू करेंगे। जब हम सीख जाएंगे तो हमारा क्या किया जाएगा, फिर मूल्यांकन। इस तरीके से शिक्षा जो है उद्देश्य के आधार पर शिक्षण और शिक्षण के आधार पर मूल्यांकन की पद्धति को लागू कर शिक्षण किया जाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक यू।